जब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आप क्रिकेट ग्राउंड की तरफ देख भी नहीं सकते हैं, मैंने कहा कि अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा तो मैं ठीक भी नहीं होना चाहता हूँ। तो धोनी शुरू में कैसे थे? सच बताऊँ, मुझे नहीं लगता था कि उनके अंदर इतना बड़ा दिमाग काम कर रहा है। धोनी को वो कला आती है कि कैसे परफॉर्मेंस निकलवानी है, कौन सी टीम कब इम्प्रूव करेगी, वो कितने प्लेयर आपके फॉर्म में हैं, कहाँ मैचेस हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ डिपेंड करता है। बुमराह जैसा प्लेयर, शामी जैसा प्लेयर, इनको हमें बचा के रखना है सब वर्ल्ड कप तक। सौरव गांगुली के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो बॉर्न लीडर थे, पैदा ही हुए थे लीडरशिप करने के। मैं जब पहली बार ड्रेसिंग रूम में गया तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ। हर खिलाड़ी जो वहाँ रहा है इंडियन टीम में, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को और न्यूज़ चैनल को फॉलो नहीं करता है। भोपाल से कोई प्लेयर इतना इंडियन टीम तक क्यों नहीं जा पा रहा? मैं तो कहता हूँ भारी दुर्भाग्य है भोपाल क्रिकेट का कि हमारे यहाँ से मेरे पास कोई प्लेयर गया नहीं। क्रिकेट में फैसिलिटीज़ तो बढ़ गई, प्लेयर नहीं निकल रहे। MPL लीग हुई, बहुत तारीफ़ करूँगा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कि उनकी जो पहल थी ज़बरदस्त थी। मैंने पूरी लीग एक मैच देखा। जो सिंगल रूम हम लोगों को जो मिलते थे, तो हम कभी कोई भी सिंगल रूम में नहीं होता था, वो सब किसी न किसी के रूम में बैठे होते थे या कहीं ना कहीं हंसी मजाक चल ही रहा होता था। अभी भी खूब छक्के मारता हूँ मैं। ऑलराउंडर यानी कि हरफन मौला खिलाड़ी, क्रिकेट की एक ऐसी ब्रीड, हरफन मौला खिलाड़ी जो है वो आसानी से नहीं मिलते हैं। और इंडियन क्रिकेट में कपिल देव हो या गिने चुने ऐसे नाम हैं, मनोज प्रभाकर हो या उसके बाद अभी हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे, कुछ गिने चुने ही ऐसे नाम हैं जो कि हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिले हैं। तो एक ऐसे ही हरफन मौला खिलाड़ी की एक कहानी, एक वो पारी 2005 की वो सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज थी, न्यूजीलैंड के सामने मैच था। 44 रन पर इंडिया अपने 8 विकेट खो चुकी थी। तब क्रीज पर थे इरफान पठान और JP यादव। 69 रनों की वो जुझारू पारी, वो लड़ाकू पारी जिसने इंडिया को 164 रनों तक पहुंचाया था और एक बेहद शर्मनाक हार से बचाया था। आज हमारे साथ JP यादव जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे उस पारी के बारे में ही पूछना चाहूँगा कि 69 रनों की वो पारी और 44 पर 8 से टीम इंडिया को 164 तक ले जाना, उस पिच पर शेन बॉन्ड के सामने 150-145 की स्पीड से बॉल डाल रहे थे, कितना मुश्किल था? 44 रन पे 8 विकेट, हमने वो सोचा भी नहीं था। 240-42 रन का टारगेट था, तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से चेज़ हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से शेन बॉन्ड ने बॉलिंग करना स्टार्ट किया, 140 प्लस, और उस दिन वो एक बहुत अच्छे फॉर्म में थे और उन्होंने हमारे जो टॉप ऑर्डर था और मिडल ऑर्डर सबको धाराशायी कर दिया। तो सोचने का ही नहीं मौका मिला था। जब मैं और इरफान पठान विकेट पे थे तो सिर्फ हमारा ये सोचना था कि हम स्टे करें थोड़ी देर। फिर धीरे धीरे जब खेलना स्टार्ट हुआ, हम थोड़ी देर सेट हो गए। जब 20-20, 25-25 रन हुए हम दोनों के, तो फिर हमने एक आस जगी कि एक सम्मानजनक स्कोर तक जा सकते हैं। फिर जब 150 रन हुए तो हमें ये लगने लगा कि अब हम मैच बढ़ा सकते हैं, जीत भी सकते हैं। और वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, वैसे ही जैसे ही हम सोच रहे थे। और न्यूजीलैंड टीम भी थोड़ा सा मोराल उनका डाउन हो गया था, लेकिन एक ख़राब शॉट के कारण वो इरफान पठान आउट हुए। और उसके बाद हरभजन जब सामने आए तो मुझे ऐसा लगा कि सारी जिम्मेदारी मुझ पे है और मुझे मैच ख़त्म करना चाहिए, और मैं भी आउट हो गया। लेकिन वो मतलब मेरे लिए बड़ा यादगार मैच था, क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 9 विकेट की पार्टनरशिप, और 69 रन का स्कोर 10 नंबर पे जाके किसी ने नहीं बनाया था। तो फिर शेन वॉर्न ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। तो वो बड़े यादगार पारी थी मेरी। JP सर, जो ऑलराउंडर ब्रीड है, जैसे मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है, और इंडिया में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने कम हैं। तो 2002 में जब आप आए, 2004-05 में आए, तो आपको नहीं लगता थोड़ा नरिश करना चाहिए इंडिया को? ये इंडिया का आप बोलिए BCCI हो, NCA हो, कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को थोड़ा नरिश करें, थोड़ा आगे बढ़ाएं? बिल्कुल नहीं, अभी इस पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो जब से ये IPL स्टार्ट हुआ है तो हर टीम में आपको एक 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नज़र आएंगे। और इस समय तो हमारे शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और एक रेड्डी जो हैदराबाद टीम से खेलते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो डोमेस्टिक। वेंकटेश अय्यर अच्छा कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे आपको मिलेंगे, और BCCI पूरा ध्यान दे रही है कि हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप करें। जब 2004-05 का ये दौर याद आता है, जोगिंदर शर्मा थे, इरफान पठान थे, आप थे, उसके बाद ये 3-4 ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक लॉट में आए थे हमारे पास। तो उन 3-4 में से आप देखेंगे रन सिर्फ इरफान पठान का ही लंबा चला। तो उसके पीछे भी कोई वजह है? इरफान पठान की जो बॉलिंग स्किल थी वो हम लोगों से बहुत बेहतर थी। आपने देखा हो टेस्ट क्रिकेट में वो जिस तरीके से उन्होंने हैट्रिक ली पाकिस्तान के अगेंस्ट, बैटिंग वो इतनी अच्छी नहीं करते थे, लेकिन वो
इंडियन टीम में आने के बाद उन्होंने अपनी बैटिंग इम्प्रूव की, और इतनी इम्प्रूव की कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में ओपन किया, जबकि वो रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट में 10 और 11 नंबर पे बैटिंग करते थे। तो वो उनका जज्बा था कि वो अपनी बॉलिंग तो वो अच्छी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग जो इम्प्रूव की, इसलिए वो हम सबसे लंबा खेले, ज़्यादा खेले। ऑलराउंडर के बाद अभी फिलहाल टीम में शिवम दुबे जैसे आप बता रहे हैं, हार्दिक पांड्या है, अभी नए नए कोच गौतम गंभीर भी आए हैं, वो काफ़ी स्पिन बॉलिंग को ट्राई कर रहे हैं, नए नए ऑलराउंडर को ढूंढ रहे हैं। तो अभी भी तलाश जारी है। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद शिवम दुबे कोई पुख्ता विकल्प है हार्दिक पांड्या का, आपको लगता है? बिल्कुल, शिवम दुबे ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया और आईपीएल में जिस तरीके से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं पिछले 2-1 साल से, तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य उनका बहुत उज्जवल है और वो भारतीय टीम को बहुत लंबे समय तक सर्विस दे पाएंगे। झलकियां भी उनमें दिखती हैं जब शॉट जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मान सकता हूँ आपकी बात। लेकिन युवराज एक अलग जोन के प्लेयर थे, एक टॉप क्वालिटी प्लेयर थे। इतनी जल्दी युवराज से किसी को भी कंपेयर करना, मतलब मैंने जल्दबाजी हाँ जल्दबाजी। देखिए, युवराज की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि युवराज का एक किस्सा है 2011 का वर्ल्ड कप का, कि कैंसर से वो जूझ रहे थे, बताया किसी को नहीं था। जी। आपके साथ भी एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा हुआ है, 21 साल की उम्र आपकी थी और आपको जल्दी पता चल गया। ये अच्छा हुआ कि अर्ली स्टेज में आपको पता चल गई वो चीज़। तो वहाँ से कैसे निकल के आए? इंडिया के लिए तुरंत खेलना 21 साल के बाद बहुत और मुश्किल कैंसर से होता लड़ना। है, बहुत मुश्किल था। जब ये मैं रणजी ट्रॉफी सीज़न खेल रहा था तो उस समय तक तबीयत ख़राब रहती थी, वही जो युवराज को प्रॉब्लम होती थी कि वॉमिटिंग होना मैच में, ग्राउंड के बीच में। लेकिन रणजी ट्रॉफी मैच छोड़ नहीं सकते थे, तो मैं भी खेलता रहा पेन किलर खा के। जब मैं भोपाल वापस आया और जब चीज़ें डायग्नोस हुई और मैं बॉम्बे ट्रीटमेंट के लिए गया, तो वो टाइम बड़ा मुश्किल था। मतलब उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मेरी फैमिली का, मेरे माता पिता का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी हर कदम पे मेरी मदद की और मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मैं वहाँ से निकल के, जब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आप, मतलब मैंने उनसे पूछा, ट्रीटमेंट जब वो कीमोथेरेपी वगैरह चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्रिकेट ग्राउंड में कब खेल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप क्रिकेट ग्राउंड की तरफ देख भी नहीं सकते हैं। और उस स्टेज से फिर हाँ, आना, इंडिया के लिए खेलना। फिर मैंने उनसे, डॉक्टर से मैंने कहा कि अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा तो मैं ठीक भी नहीं होना चाहता हूँ। मतलब मैं, क्रिकेट मेरी ज़िंदगी की तरह थी, वो उसके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब मदद करता है तो ऊपर वाले ने बड़ी मदद की, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि मुझे वो ऐसी स्ट्रेंथ दी कि मैं दोबारा खड़ा हो पाया और फिर कंट्री के लिए खेला, जो मेरा सपना था। जेपी जी, अभी जो फिलहाल टीम इंडिया का एक लॉट बना हुआ है, नए नए आईपीएल यंगस्टर दे रहा है, हमारे पास बॉलिंग अच्छी है, फास्ट बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो जो 13 साल का, हम मानते हैं कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, लेकिन जो आने वाला टाइम होगा वो इंडिया का कितना है? आपको लगता है 2000 चैंपियंस ट्रॉफी हो, 25 की, या WTC हो, या 27, तीनों ट्रॉफी इंडिया जीत सकती है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्रिकेट में, क्योंकि अभी हम वर्ल्ड चैम्पियन हुए T20 में, वनडे में फाइनल हारे और श्रीलंका में अभी हम 2 मैच हार गए। तो कौन सी टीम कब इम्प्रूव करेगी, वो कितने प्लेयर आपके फॉर्म में हैं, कहाँ मैचेस हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका टीम कॉम्बिनेशन कैसा है, आपके प्लेयर कितने फिट हैं, एंड टाइम के आपके प्लेयर, क्योंकि बुमराह जैसा प्लेयर, शामी जैसा प्लेयर, इनको हमें बचा के रखना है सब वर्ल्ड कप तक, क्योंकि ऐसे प्लेयर शताब्दियों में एक बार आते हैं मैच जिताने वाले। विराट कोहली, रोहित शर्मा की फॉर्म कैसी रहेगी उस समय तक, तो बहुत सी चीज़ें मैटर करेगी। लेकिन अभी अर्ली है। लेकिन गौतम गंभीर का जो काम करने का तरीका है, मुझे लगता है कि उस समय तक वो अपनी एक बेस्ट 15 की टीम बना चुके होंगे, तैयार। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली की आप बात करें तो रोहित शर्मा आपको लगता है कि 37 के अभी हैं, 27 में टाइम है, 3 साल हैं, खेल पाएंगे वर्ल्ड कप? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बेस्ट परफॉर्मर है और वो जब तक वो खेलना चाहे उसको खिलाना चाहिए। जो, मतलब मेरा फेवरेट बैट्समैन है अभी हाल फिलहाल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 साल तो और खेलना चाहिए, खेलेंगे वो। मतलब 26-27 तक वर्ल्ड कप तक जाने चाहिए। अब सौरव गांगुली कप्तानी में आप खेले, राहुल द्रविड़ के साथ, धोनी हो, सहवाग हो, इन सब के साथ आप खेले। तो सौरव गांगुली को लेकर एक मैच फिक्सिंग का दौर था, सचिन को कप्तानी दी गई, उसके बाद गांगुली आए। तो गांगुली ने टीम में जो एग्रेशन लाया उसकी सब बात करते हैं, लेकिन गांगुली कितने चुलबुले थे अंदर से। युवराज हो, जहीर हो, इरफान हो, इन सभी खिलाड़ियों को लाने वाले सहवाग हो, कैफ हो, गांगुली थे। तो गांगुली एक खिलाड़ी को कितना सपोर्ट करते थे? देखिए, एक लीडरशिप किसी में आप पैदा नहीं कर सकते, ये लीडरशिप बॉर्न क्वालिटी होती है कि पैदा होते ही वो लीडर, मतलब वो, सौरव गांगुली के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो बॉर्न लीडर थे।
पैदा ही हुए थे लीडरशिप करने के लिए, तो उनको पता था कि किससे कैसे परफॉर्मेंस निकलवानी है। मैन मैनेजमेंट वो जो उनकी थी वो किसी कैप्टन की नहीं थी ऐसी, धोनी की भी क्योंकि नहीं। धोनी को एक बनी बनाई टीम मिली थी लगभग, लेकिन जब सौरव को मिली थी उस समय उन्होंने मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, ऐसे मैं 11-15 गिना दूंगा जिनको उन्होंने प्लेयर बनाया, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया सौरव गांगुली ने कि मैं हूं तुम्हारे पीछे, तुम सहवाग खेलो। को ओपनिंग कराने वाले भी ओपनिंग गांगुली कराने। थे। तो और मैनेजमेंट मतलब सचिन जैसा लेजेंड उनके अंडर में खेल रहा है, राहुल द्रविड़ बहुत बड़े प्लेयर थे, वीवीएस लक्ष्मण, जवागल श्रीनाथ, तो वो मेरे को लगता है कि सौरव गांगुली ने हिंदुस्तान की क्रिकेट को बहुत ऊपर लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जेपी जी, ड्रेसिंग रूम का माहौल हमें जानना है कुल मिलाकर। जो अनसुने किस्से थे, अभी सोशल मीडिया आ गया, कैमरे आ गए, सबको पता होता है कि ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या है। तो प्लेयर पहले कैसे, कोई ऐसे फिल्टरेशन नहीं था, आप बोले सोशल मीडिया नहीं था, तो कुछ पता भी नहीं चलता था, अखबारों में जो छपता था वही पता चलता था। तो गांगुली हो, युवराज हो, सहवाग हो, धोनी हो, कि ये बाहर जाते थे या पार्टी वार्टी करते थे, मतलब अंदाज कैसा था खिलाड़ी? ज़बरदस्त, मतलब मैं बताऊं, ये इतने बड़े लेजेंड हैं लेकिन जो व्यवहार मतलब रहता था इनका, वो मैं जब पहली बार ड्रेसिंग रूम में गया तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हमने हूं। तो कई किस्से ये भी सुने कि खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की या उससे जो सीनियर खिलाड़ी उनकी सीट पे बैठने से भी डरते थे। सब मतलब मैं तो कहता हूँ कहानियाँ हैं। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, ये बहुत मतलब जो सपोर्ट करना चाहिए प्लेयर को, छोटे प्लेयरों को, या साथ में लेके चलना, वो इनसे सीखना चाहिए। और मैं एक बात बहुत मानता हूँ कि ऊपर वाला उसी को देता है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा हो। तो इनको ये मतलब इसीलिए मिला है कि ये उसको लोगों को लेके चलते थे सबको साथ। एक ग्रेग चैपल से जुड़ा किस्सा है कि ग्रेग चैपल जब आए, गांगुली को हटाने में पूरा उनका हाथ रहा। उनकी कोचिंग में जो है कि मतलब वो चीज़ें होती थी जो टीवी पे नहीं बताई जा सकती। ग्रेग चैपल के अंडर में मैं खेला मैचेस, मैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो जॉन राइट थे, लेकिन उसके बाद जब हटे थे तो मैं 2 सीरीज़ में उनके साथ था। वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे खुद भी। अब उनकी क्या ईगो क्लैश हुई, वो अंदर की जो बातें हैं वो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उनके अंडर में भी मुझे खेल के मज़ा आया। और सौरव गांगुली को हटाने में उनका किसका हाथ था या किसी का हाथ था, इस बारे में कुछ बहुत जानकारी नहीं आ पाई बात। ठीक है, तो हमारे साथ हमारे साथी भी हैं, ये भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम सात्विक है। सर मुझे पहली बात सर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप मेरे बीच मौजूद हैं, क्योंकि सर मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूं और आज आपसे मिला, पहली बार मेरी मुलाकात हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूं। सर जब क्रिकेट की बात आती है सर, तो लोगों के अंदर जो इमोशंस उभर कर आते हैं, 140 करोड़ जो आवाम है हमारी भारत की, जो इमोशंस निकल कर आते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए एक, जैसे अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप ही ले लें, लग रहा था कि भारत हार जाएगी, जीतेगी, हार जाएगी, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। सर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की। जब आपका दौर था क्रिकेट का, उस समय ज़्यादा सोशल मीडिया था नहीं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बर्डन रहता नहीं रहा होगा, क्योंकि अखबार न्यूज़ चलते थे। तो सर आप उस समय पहले कैसे हैंडल करते थे? जैसे आप कई तरीके के लांछन भी लगते थे, जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाया, जो भी आपके जैसे सौरभ गांगुली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, तो ये सब बातें आपसे शेयर करते रहे होंगे कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ। एक्चुअली मेरा ये मतलब मेरा क्या, हर खिलाड़ी जो वहाँ रहा है इंडियन टीम में, वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को और न्यूज़ चैनल को फॉलो नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट। उसकी अपनी एक दुनिया होती है, अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाना है। जब वो रन बनाता है या बहुत तारीफ़ हो रही होती है तो मुझे नहीं लगता बहुत खिलाड़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं होता अभी है। सोशल मीडिया, ईशान किशन हो या एक दो प्लेयर और ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के चलते हैं, बोले कि ऐसा दिखा दिया गया है कि ईशान किशन के लिए तो खास करके वो खेलना ही नहीं चाह रहे हैं। हाँ। उन्हें सिर्फ रेस्ट ही चाहिए, वो आराम करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बॉयकॉट कर दिया उन्हें टीम से। नहीं, लेकिन अभी फिर से उनकी शायद सेलेक्टर से बात हुई है और वो फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर सेलेक्टर से उनकी पहले बात हुई थी और उनको कहा गया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, तो वो उनके भले के लिए ही था, उनको और खेलना चाहिए था। खेलना चाहिए था। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस और डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर जो ऊपर वाले प्लेयर नहीं खेलेंगे तो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे आगे जाएगा। अच्छा जेपी जी, जो उन्होंने कहा कि मेंटल फटीग है,
मतलब मैं मानसिक रूप से थक गया हूँ, कि ऐसा पहले भी सुनने में ये टर्म नहीं आती थी कि पहले मेंटल इतनी फटीग। क्रिकेट नहीं होती थी। अभी आप देखिए कि आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं 4-3 महीना, उसके बाद तुरंत दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, मतलब 6 महीने रेस्ट करने के लिए नहीं है प्लेयर के पास। तो हो सकता है, मतलब ये चीज़ें आजकल, पहले इतनी क्रिकेट नहीं होती थी। अब तो लीग है, तमिलनाडु क्रिकेट लीग, वो हर मुंबई जगह क्रिकेट और लीग। हर लीग में खेलना होता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी जुड़ी हुई हैं, पैसा इतना इन्वॉल्व है, प्लेयर पे प्रेशर है हर मैच खेलने का। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, और वो हुई भी होगी उनको। मतलब सीरियस ये मेंटल फटीग जो है ये बिल्कुल हो इस- सकता है खिलाड़ी को इस बिल्कुल हो समय। सकता है, और इसके लिए मुझे लगता है कि हमें टीम के साथ फिजियो, जैसे फिजियो और डॉक्टर रखते हैं, तो इसके लिए भी जो डॉक्टर अवेलेबल हैं उन सबको रखना चाहिए इसके। बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं मैच फिक्सिंग में ज़रूर पूछूंगा कि 2000 में जब 99 में हैंसी क्रोनिया वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अजरुद्दीन हो या अजय जडेजा हो, जब अजय जडेजा 3-4 में उन पर लाइफ टाइम बैन लगा, तो उस समय टीम में इन सब को लेकर बातें होती थी? मतलब इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, मतलब कुछ वो मैटर इशू ही नहीं था टीम में, क्योंकि उस डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो हो गया वो हो गया, और सब बहुत फोकस, कि अपनी अपनी जो क्रिकेट ऐसी लाइफ होती है कि रोज़ हम अगर ख़राब परफॉर्मेंस हो रहा है तो शाम को मतलब उस टेंशन में रहते हैं कि अगले जोन दिन में चले जाते हाँ हैं, कि अगले कैसे focus करें, कैसे और अगर अच्छा हो रहा है तो उसको कंटिन्यू कैसे करना है। तो ये 2-3 चीज़ें थी, तो अपने आप से ही बाहर नहीं निकल पाते थे, तो ये सब सोचने का कोई मौका नहीं था। 2007 में जब धोनी ने टीम इंडिया को जिताया, या उससे पहले भी धोनी टीम में आ गए थे, तो धोनी शुरू में कैसे थे? वो लगता था कि शुरू से ही लीडर बनेंगे, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा मतलब कप्तान बन मुझे जाएगा। सच बताऊं, मैंने जब वो टीम में आए थे तो मेरे साथ ही बहुत टाइम बिताते थे, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो सच बताऊं, मुझे नहीं लगता था कि उनके अंदर इतना बड़ा दिमाग काम कर रहा है। पूरे टाइम वीडियो गेम खेलना और सिर्फ उतना ही रिएक्शन देना जितना ज़रूरी है। हम रूम में 4 लोग अगर बैठे हैं तो वो सिर्फ उतनी बातें करते थे जितना ज़रूरी है। हंसी मजाक करता था लेकिन लिमिटेड, और अपने गेम को लेके बड़ा कॉन्फिडेंट था। अपनी विकेट कीपिंग को लेके, अपने गेम को लेके बड़ा उन पे, अपने आप पे बड़ा भरोसा था। तो ये बात तो हमें पता थी कि ये प्लेयर बहुत बड़े हैं, लेकिन इतना बड़ा लीडर उनके अंदर छुपा हुआ है। ये जब वो बन गए और जब उन्होंने डिलीवर करना स्टार्ट किया, तब बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो गए कि महेंद्र सिंह धोनी जो रांची जैसी छोटी सी जगह से आके हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। 2007 का वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, हम हारे, हम बाहर हुए, फिर T20 वर्ल्ड कप आया। आपको लगता है कि 2007 के वर्ल्ड कप ने धोनी को कप्तान बनाया है? फिर 2008 में जब IPL आया, वो 9 जीते, 10 की चैंपियंस लीग जीते, 11 का IPL जीते, 10 का खिताब जीते, वहाँ से उनका। देखिए 2007 में जब पूरे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया गया था, जब हम T20 जीते थे, वो एक ट्रॉफ़ी जीतना, वो मुझे लगता है कि अदा के बाद वो एक इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा चेंज था हमारी क्रिकेट को ऊपर ले जाने में, क्योंकि सब यंगस्टर्स ने मिलकर वो ट्रॉफ़ी जिताई। बिल्कुल। और वो एक धोनी के लिए भी बड़ा माइलस्टोन था वर्ल्ड कप जिताना T20 का। तो मुझे लगता है वो जो T20 वर्ल्ड कप था, उससे महेंद्र सिंह धोनी का कॉन्फिडेंस और जो जर्नी थी, वो रियल जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई 2013 में एज ए जब- कैप्टन। बिल्कुल 2013 में जब रोहित शर्मा थे, एक बार आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहाँ पर मुरली विजय भी गए थे, मुरली विजय को ओपनर जाना था, लेकिन रोहित शर्मा को भेजा। तो रोहित शर्मा का जो करियर है, जो एकदम खत्म हो गया था 2013 में, हमको भी पता। 2013 के बाद जब उनको ओपनर बनाया, और आज जब 11,000 रन रोहित शर्मा के होने वाले हैं, 50 की एवरेज है, 31 सेंचुरी है वनडे में, तो धोनी के पास भी वो कला थी जो गांगुली के पास थी, कि मैन मैनेजमेंट और खिलाड़ी को खिलाड़ी बनाना। बिल्कुल। आज भी आप देखो कि जो उनके अंडर में जो प्लेयर, जो जिनका कहीं नाम नहीं होता है, वो क्या परफॉर्मेंस करते हैं, और दूसरी बड़ी टीमों में जो प्लेयर होते हैं वो क्या परफॉर्मेंस करते हैं। धोनी को वो कला आती है कि कैसे परफॉर्मेंस निकलवानी है, किस प्लेयर को कौन सी पोजीशन सूट करेगी, किस बॉलर को कहाँ लगाएंगे। तो वो एक जो होता है, शिवम दुबे को जो यूज़ कर रहे हैं, धोनी से ही हुआ है। अश्विन, बिल्कुल, जो जडेजा, राइडू का कमबैक, जो राइडू इतना ऋतुराज बढ़िया खेला, गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़। तो ये इन प्लेयरों को बनाने वाले मतलब मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी है। सुरेश रैना का जो कैरियर बहुत लंबा चला, वो चेन्नई सुपर किंग में जब साथ में खेले, तो एक जब बड़े प्लेयर के साथ आप जब रहते हैं तो उसका ही बहुत बड़ा फर्क रहता है। सुरेश रैना वाली बात है, जैसे RP सिंह भी थे, तो कहा जाता था कि धोनी जब तक है तब तक RP सिंह है।
तो ऐसा भी हो कि 11 के बाद से आरपी सिंह भी बिल्कुल एक तरह से क्रिकेट से हट ही गए। नहीं, वो आरपी सिंह की थोड़ी इंजरी प्रॉब्लम थी, लेकिन आरपी सिंह बहुत टैलेंटेड बॉलर थे। मैं उनको अंडर 19 के ज़माने से जानता हूँ, क्योंकि यूपी एमपी हम सब सेंट्रल जोन में खेलते थे और उनका कैरियर मेरे सामने स्टार्ट हुआ। तो बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे। एंड जब वो आते थे हमारे इंडियन कैंप में बॉलिंग करने, तो जो स्विंग और जो आर्ट उनके पास था वो लाजवाब था। तो ये नहीं कि धोनी की वजह से वो खेले, वो उनका अपना कैलिबर था। और वो मतलब धोनी कभी भी किसी ख़राब प्लेयर को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट नहीं करेगा। धोनी की एक आरपी की अपनी काबिलियत थी जिसकी वजह से वो खेले। कुछ और सवाल हैं? एक सवाल सर भी पूछना चाह रहे थे। नमस्ते सर, मेरा नाम अनंत है और आपके अंडर हम आपके कोचिंग में हम लोग बीएचएल टीम में भी खेलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो भोपाल के बारे में बात करूँगा सर। आप निकले, उसके बाद भोपाल के जो क्रिकेटर्स में एक जोश आया, आपके बाद एक मोइनीश मिश्रा सर निकले, लेकिन उसके बाद से ही भोपाल ने अभी तक कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नहीं दिया। तो अब मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता रहा हूँ, तो मैंने देखा कि टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भोपाल से कोई प्लेयर इतना इंडियन टीम तक क्यों नहीं जा पा रहा? मध्य प्रदेश के और जगह से तो जा रहे, इंदौर से आवेश खान गए, वेंकटेश अय्यर चले गए, तो भोपाल से क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या संसाधनों की कमी है या टैलेंट की तो कमी नहीं है? तो आपका क्या भारी सोचना है इस बारे में? दुर्भाग्य है, मैं तो कहता हूँ भारी दुर्भाग्य है भोपाल क्रिकेट का कि हमारे यहाँ से मेरे बाद कोई प्लेयर गया नहीं। और उसका टैलेंट है तो कहाँ है, फिर दिखता क्यों नहीं है? अगर टैलेंट है तो उसको कोई दबा के तो नहीं रख सकता। महेंद्र सिंह धोनी, आरपी सिंह बरेली जैसी जगह से जहाँ टर्फ विकेट नहीं, सीमेंटेड विकेट होती है, आरपी सिंह का नाम वहाँ से, मोहम्मद कैफ इलाहाबाद से, इरफान पठान यूसुफ बड़ौदा की एक छोटी सी गली में क्रिकेट, प्रवीण कुमार भुवनेश्वर कुमार मेरठ में सड़कों पे क्रिकेट खेलते थे। तो मेरा ये कहना है कि टैलेंट को कोई दवाएं, अगर टैलेंट है तो कहाँ है? मतलब भारी दुर्भाग्य। मतलब मैं इतना दुखी होता हूँ ये बात सुन के कि उस ज़माने में जब फैसिलिटीज़ नहीं थी तो हमारे यहाँ के प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रणजी ट्रॉफी में 3-3 4-4 प्लेयर हम खेला करते थे, 4 प्लेयर कम से कम भोपाल के रणजी ट्रॉफी टीम में होते थे। आज एक प्लेयर की जगह नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या टैलेंट ही उस लेवल का नहीं आ रहा है कि वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जाके देखिए, अब प्लेटफॉर्म तो पूरा तैयार है, इंटर डिवीज़न मैचेस वही तरीके से हो रहे हैं, फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन मैचेस भी वैसे ही हो रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में आप परफॉर्म करोगे तो दिलीप ट्रॉफी, देवड़े ट्रॉफी, वही सब हो रही है। लेकिन अगर टैलेंट है तो वो उस लेवल की परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही है? या तो माइंडसेट आपका नहीं है। इसके पीछे T20 क्रिकेट का भी कोई रोल है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना ज़्यादा प्लेयर नहीं आ रहा है? नहीं, T20 का रोल तो पूरी दुनिया में है ना। मतलब फिर भोपाल में थोड़ी T20 हो रही है, हर जगह हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। अब वो इतनी बड़ी कमी है कि रणजी ट्रॉफी में हमारा एक प्लेयर नहीं होता है, 1 या 2 प्लेयर हमारे अंडर 16, 19, 18 में 1-2 प्लेयर खेलते हैं। तो क्रिकेट में फैसिलिटीज़ तो बढ़ गई कि टर्फ विकेट बन गए और बॉलिंग मशीन आ गई और न जाने क्या क्या तमाम चीज़ें, इक्विपमेंट इतने अच्छे हो गए, बैट्स इतने अच्छे हो गए, लेकिन प्लेयर नहीं निकल रहे। प्लेयर नहीं निकल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। और ये भोपाल का दुर्भाग्य है। मतलब मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं सोचता था कि मेरे पास और भी पीछे से लाइन में प्लेयर आएंगे, लेकिन अभी तो मैं पीछे पलट के देखना तो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए प्लेयर्स नहीं है। जैसे इंदौर की जो क्रिकेट है वो बहुत आगे है। वेंकटेश अय्यर हैं, आवेश खान, रजत पाटीदार, सारांश जैन लाइन में लगे हुए हैं, शुभम शर्मा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अंडर 19, 18, 16 में उनके 4-4, 5-5 प्लेयर खेलते हैं। रीवा की क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई। ईश्वर पांडे, कुलदीप सेन अभी करंट में इंडिया खेल रहे हैं, आईपीएल में खेल रहे हैं, राजस्थान के लिए भी खेल रहे हैं। हिमांशु मंत्री अच्छा खेल रहा है। तो प्लेयर, मेरा सोचना है कि कुछ तो कमी है, या तो आपकी सोच नहीं है, आप खुश हो जा रहे हो ये इंटर क्लब और इंटर डिवीज़न खेल के, आपकी सोच नहीं है, या उस तरह का माइंडसेट नहीं है कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर खेलना है, थोड़े में खुश हो रहे हो। तो कुछ ना कुछ है और इस जिम्मेदार लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेके प्लेयर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। अभिषेक भी हैं साथ में, वो भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर, अभी हाल ही में MPL चालू है, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग। सर, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? जबरदस्त वर्मा है वहाँ से जो भोपाल से अपने लीड कर रहे हैं, मतलब अनिकेत वर्मा। हाँ, अनिकेत वर्मा जबरदस्त प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर। तो क्या उनके आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल पे जाने पूरा की संभावना है? मतलब हम इतनी जल्दी इंटरनेशनल ना सोचें,
हम अभी उसको रणजी ट्रॉफी में देखें और उसके बाद फिर आईपीएल में, फिर इंटरनेशनल दूर है। लेकिन जो एमपीएल लीग हुई, बहुत तारीफ़ करूंगा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कि उनकी जो पहल थी ज़बरदस्त थी। मैंने पूरी लीग एक एक मैच देखा, जो प्लेयर्स जो खेले उसमें बहुत ज़बरदस्त, जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिली, जो विकेट्स थे, ग्राउंड था, मतलब मज़ा आ रहा था वो देख के। और जो अपने प्लेयरों ने जो परफॉर्मेंस किया इस लीग से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिएगा आने वाले टाइम में अपने यहाँ के जैसे अगर 5 प्लेयर आईपीएल में खेल रहे थे तो अब 10 खेलेंगे इस लीग की वजह से। जेपी जी, जैसे ये एमपी की लीग हो या अभी तमिलनाडु हो या बॉम्बे कर्नाटका, हाँ कर्नाटका हो, इन सब लीग से देखिए आप जैसे खुद कह रहे थे कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया फिलहाल, ओवरऑल क्रिकेट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी लीग से आने पे प्लेयर पे बोझ ज़्यादा पड़ेगा या कहें कि टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म है। देखिए मैं तो देखिए खेलना काम है, बोझ ज़्यादा पड़ेगा, आप फिटनेस ज़्यादा करिए, आप जिम ज़्यादा करो, आप ट्रेनिंग ज़्यादा करो, रेस्ट प्रॉपर करो, प्रॉपर फॉलो करो अपनी रूटीन को, तो वो बोझ कम हो जाएगा। लेकिन इस लीग से जो ये प्लेटफॉर्म जो मिला है, जो पूरी दुनिया आपको देख रही है, कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनको डिवीज़न की टीम नहीं खिलाती थी और वो बेस्ट परफॉर्मर बन के निकले, और जो टैलेंट उन्होंने दिखाया वो मतलब आईपीएल लेवल, और मैं तो कहता हूँ कंट्री के से खेलने लायक था। जिस लेवल के वो छक्के मार रहे थे और जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स थे, जो बॉलिंग कर रहे थे, लाजवाब। मतलब एमपी क्रिकेट को बहुत बधाई देता हूँ। एक तरह से भोपाल और एमपी उसको रिवाइव करने का काम ये बिल्कुल, पूरी जितने डिवीज़न के जो प्लेयर थे उनको जो ये मौका मिला, बहुत ज़बरदस्त। चलिए भोपाल या मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आपकी नज़र में कोई 2-3 खिलाड़ी ऐसे बताइए जो अभी फिलहाल आने वाले 4-5 साल में इंडिया खेल सकते हैं, इंडिया ए हो या इंडिया नेशनल टीम। देखिए जैसे इन्होंने अनिकेत वर्मा का नाम लिया, वो भोपाल क्रिकेट में मतलब मैं तो उसे बहुत अंडर 16 से देख रहा हूँ 5 साल, ज़बरदस्त प्लेयर है। और मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक अब तो उसको बहुत ऊपर खेल जाना चाहिए, नेशनल तक चले जाना चाहिए। हाँ मतलब आईपीएल तक जाना या उसके लगभग आसपास पहुंच जाना चाहिए था। बाकी रजत पाटीदार और वो सब तो जो जा ही रहे हैं, खेल रहे हैं। आवेश खान ज़बरदस्त टैलेंट है, आप देख लीजिए कि बुमराह और अगर मोहम्मद शामी अगर ये उनकी ऊपर वाली चौकड़ी सिराज ना रहें तो आवेश खान ही 4-5वें नंबर पे आपको नज़र आते हैं। रजत पाटीदार का दुर्भाग्य है कि इतना रजत जबरदस्त पाटीदार तो एक ऐसा प्लेयर है जेपी जी, मतलब देख के ऐसा लगता है केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, उसके बाद रजत पाटीदार जो स्टैंड एंड डिलीवर, जो खड़े खड़े छक्के मारता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात को, सुपर नेचुरल टैलेंट। मैं आपकी बिल्कुल बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि वो ज़बरदस्त टैलेंट हैं। और वो टेस्ट क्रिकेट जब उनको चांस मिला तो वो जैसा परफॉर्म, इंग्लैंड वाले जो सीरीज में चांस मिला उनको उस तरीके से नहीं करा पाए, लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं कि कभी भी कम बैक करेंगे वो फिर से। नहीं, जितना जैसे केएल राहुल शुरू में आए थे तो उनको देख के पूरा दुनिया, मतलब पूरी दुनिया ताली बजाती थी कि ये इंडिया को नया रजत पाटीदार भी का भी वही कैलिबर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं, एक सवाल अब ऑलराउंडर से जुड़ा एक सवाल है मेरा कि वेंकटेश अय्यर इंदौर से ही हैं, वो भी ऑलराउंडर टीम में खेले हैं। 6 नंबर हो, ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, 3 नंबर, हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया, गेंदबाजी में भी परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद अचानक से फिर टीम इंडिया से गायब हो जाना वेंकटेश अय्यर का। नहीं, गायब नहीं हो जाना, वो लाइन में लगे हुए हैं। इस साल भी उन्होंने केकेआर के लिए अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक बात होती है कि ऊपर टीम में जगह है कि नहीं है। नहीं, शिवम दुबे टीम में आए, हार्दिक पांड्या फिट हो गए, तो ऑलराउंडर का जो स्लॉट है वो एक ही है, 1 या 2 प्लेयर ही खेलेंगे वहाँ पे। तो अगर वहाँ अगर किसी को इंजरी होती है, कुछ होता है, तो आप देखिएगा वेंकटेश अय्यर बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। नहीं, सीधा सवाल, नजर है। एक सीधा सवाल कि वेंकटेश अय्यर और शिवम दुबे 2 खिलाड़ी, तो अभी फिलहाल कौन ज्यादा डिजर्व कर रहा है टीम इंडिया में आईपीएल के परफॉर्मेंस के बाद? बताइए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की टीम तभी चुनी गई थी। देखिए मैं तो एमपी का हूँ, तो मैं कहूँगा कि वेंकटेश अय्यर, क्योंकि मैं उसको बहुत पहले से देखता आया हूँ। लेकिन वहाँ और भी चीज़ों को देखा जाता है, और आईपीएल में जिस तरीके का परफॉर्मेंस सीएसके के लिए शिवम दुबे ने किया मिडिल ऑर्डर में, तो उनकी जगह पहले बनती थी। लेकिन वेंकटेश अय्यर आगे पीछे ज़रूर टीम इंडिया में जगह बनाएंगे। कुछ और सवाल मेरे साथी पूछना चाहते हैं? ऑन फील्ड सर आपको सभी जानते हैं, लेकिन सर ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ आपके लिए यादगार लम्हा रहा होगा, या फिर क्रिकेट कैरियर में ऐसा कुछ यादगार लम्हा रहा होगा जिसे आप अभी भी याद करते हैं, मिस करते होंगे, मतलब फ़नी मोमेंट्स कह सकते हैं? यार ऐसे तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अब ऐसे टाइम पे ना कुछ याद आता नहीं है एकदम से कि क्या सुनाऊं मैं आपको। नहीं, हमने सुना सहवाग बहुत चुलबुले थे, ज़बरदस्त। तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी सहवाग के साथ? बहुत अच्छी, सबके साथ मेरी, गौतम गंभीर, सहवाग और सबके साथ बहुत अच्छा उठना बैठना था। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना
जो सिंगल रूम हम लोगों को जो मिलते थे, तो हम कभी कोई भी सिंगल रूम में नहीं होता था, वो सब किसी ना किसी के रूम में बैठे होते थे या कहीं ना कहीं हंसी मजाक चल ही रहा होता था। हरभजन सिंह इन सब मामले में बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, आशीष नेहरा आपने देखा ही होगा कि वो कोचिंग करते हैं तो पूरे टाइम उनके हाथ पाँव चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो उनके पास भी हर बात का जवाब होता है। तो वो सब बड़ा ज़बरदस्त लम्हा था, एंजॉयमेंट मोमेंट थी। तो आप छक्के मारने के बड़े शौकीन थे, 6, और जब भी आप मारते थे तो बॉल मिलती नहीं थी सर। मतलब एक बार ग्राउंड के अभी भी खूब छक्के मारता हूँ मैं, मतलब बॉल ढूंढेगा। अभी भी इस उम्र में भी मैं जाता हूँ खेलने। अभी वेटरन क्रिकेट जो भी होती है, सब मैच हम हर टूर्नामेंट जीतते हैं। आपका मन नहीं करता, जो इंग्लैंड में अभी लीग चल रही थी, इंडिया चैंपियंस बनकर आई है, बिल्कुल, ऐसी लीग में मैं भी जाऊं? बिल्कुल मेरा मन करता है, लेकिन मेरा एक्चुअली मैं बैटिंग तो करता हूँ लेकिन बॉलिंग अब नहीं होती मुझसे, मेरे क्योंकि मेरे नी की सर्जरी हुई थी, तो इसलिए मैं वो लीग में नहीं खेल पाता इरफान हूँ। पठान बड़े लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। यूसुफ, इरफान, युवराज सिंह, ऐसा लग रहा था कि पुराना युवराज देख रहे हैं। रॉबिन उत्तपा ज़बरदस्त खेले, अपना नमन ओझा, तो बहुत मज़ा आता है इन लोगों को देख के। और अगर कहीं इंटरनेशनल मैच चल रहा हो और इनका मैच चल रहा हो तो मैं इन पे प्रेफर करता हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच था जेपी जी, पूरा स्टेडियम पूरा भरा हुआ, फुल एकदम भरना चाहिए, सब सुपरस्टार थे वहाँ। और जिस तरीके से हम लोग 2 लीग के मैच हारने के बाद फाइनल में जाके पाकिस्तान को हराना फिर से बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। जहाँ हम देखते हैं भारत इतनी बड़ी जनसंख्या है, हर दूसरा खिलाड़ी बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, वहीं देखते हैं कि कुछ खिलाड़ियों को असीमित मौके दिए जाते हैं। मैं अगर नाम लूँ तो केएल राहुल जैसे खिलाड़ी जो कई बार फ्लॉप हो जाते हैं, वो अहम मौक़ों पे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं कई खिलाड़ियों की हम बात करें तो उनको सिर्फ 1-2 मौके, 5 मौके, आपके एग्जाम्पल ले लें हम तो आपको 10 मैचेस का मौका मिला था। तो कहीं ना कहीं आपके इस बारे में क्या राय है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, देखिए ये तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मौके कम मिलते हैं या ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप में कैलिबर है और परफॉर्मेंस है तो आप 2 या 4 मौक़ों को भी आप कैच करा सकते हैं। मुझे अगर 13 मौके मिले थे, अगर मैं कहूँ कि मुझसे कोई कहे कि आपको कम मौके मिले तो मैं नहीं मानूंगा। अब मुझे उन 13 मौक़ों को ही मुझे कैच कराना चाहिए था। तो उसी तरीके से जैसे आप केएल राहुल की बात कर रहे हैं, केएल राहुल बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, किसी भी नंबर पे आप बैटिंग करा लीजिए, 51 की एवरेज वनडे में है उनकी, किसी भी नंबर पे आप बैटिंग करा लीजिए तो आपको वो टेस्ट क्रिकेट में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वनडे में ओपन करा लो, वन डाउन करा लो। संजू सैमसन के साथ जेपी जी ये टैग लगता है कि उनको मौके कम दिए जाते हैं, हालांकि अभी श्रीलंका वाली सीरीज में दोनों मौके मिले, दोनों में 0। लेकिन वो 0 बनाने से भी उनका, मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब है, वो उनका कैलिबर तो बहुत बड़ा है संजू सैमसन का। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी किस्मत थोड़ी सी ये है कि विकेट कीपर, और हमारे पास ऋषभ पंत, केएल राहुल, ईशान किशन, इतने विकेट कीपर हैं। और पहले जब उनका टाइम था तो महेंद्र सिंह धोनी थे, जब ऋषभ पंत इंजर्ड थे तो क्या संजू सैमसन को एक लंबा रन वो दे सकते थे कि इसको एक देना चाहिए मैच के लिए ट्राई कर देना चाहिए था। मतलब वो जो कैलिबर है उनका, और जो केएल राहुल की लिस्ट और रजत पाटीदार, उसी लिस्ट में संजू भी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि उनको मौके और मिलने चाहिए थे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ जेपी सर। जेपी यादव जी वनडे खेले हैं 12 इंडिया के लिए, और जो पारी मैंने बात करी 69 रनों की शानदार पारी थी। सवालों के जवाब दिए, धोनी पर बात की, सहवाग पर बात की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेपी यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ अपनी वो पुरानी यादें साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।